हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट नंबर 3। ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, कितने होते हैं और वो कैसे प्रभावित करते हैं। देखना, हमने जब केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा जब पढ़ी थी, तब हमने ये बताया था कि उसमें कहा कि कोई भी अभिक्रिया जो होगी उस अभिक्रिया के वेग को और उस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है हमारी रासायनिक बलगतिकी। ओके, तो हमने अभिक्रिया वेग के बारे में तो डिस्कस कर लिया। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि किसी अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया वेग को कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। तो इस वाले चैप्टर यानी इस वाले पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं। देखना, टोटल अभिक्रिया के वेग को 7 कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है हमारा अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, माध्यम की प्रकृति और विकिरण का प्रभाव। ये सातों फैक्टर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इनको प्रभावित करते हैं। अब इनको अगर हम डिटेल में समझे कि कैसे प्रभावित करते हैं, आपको समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ इसको इंट्रो दे देता हूं कि ये है क्या। जैसे हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया वेग, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, अभिक्रिया वेग या तो किसी प्रक्रिया के दौरान बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग में या तो कमी आ सकती है या वृद्धि हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कारक के अंदर सिर्फ इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे घटाया जाए। अगर हमें अभिक्रिया के वेग को घटाना है तो हम क्या करें कि अभिक्रिया का वेग घट जाए, और हम क्या करें कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए। देखना, इसके लिए ये जरूरत क्यों आन पड़ी वो मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाय द वे, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक अमोनिया यानी कि एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है जिसमें अमोनिया क्या होता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। अब अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो जैसे अगर हम कहते हैं अमोनिया बनाने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, वही ये वाला मेथड, हेबर प्रोसेस। ठीक है, ये काम में लिया जा रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे कभी मार्केट के अंदर जैसे कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो किसानों को खाद की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और खाद जो बनती है वो अमोनिया से बनती है। तो अगर मैं एक अमोनिया फैक्ट्री यानी खाद फैक्ट्री का मालिक हूं तो मुझे अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो किसानों को मांग होने लग गई है कि खाद ज्यादा चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन है, ये अभिक्रिया है, इसके वेग को बढ़ाना है। ये अभिक्रिया मैं पहले कुछ टाइम पहले अगर अमोनिया 10 लीटर बना रहा था तो मुझे और 100 लीटर बनानी पड़ेगी, यानी कि टन के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि अगर हम यहाँ पर थोड़ी कम बना रहे थे तो हमें ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो ये ज्यादा बनेगी तो उसके लिए मुझे इनकी अभिक्रिया की स्थिति को, इनके वेग को बढ़ाना पड़ेगा। इनकी स्पीड बढ़ाएंगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, और लेकिन जैसे हमने इनको बढ़ाया, अमोनिया बन गई, अमोनिया को हमने खाद में परिवर्तित कर दिया और मार्केट में सप्लाई कर दिया। कुछ समय बाद फिर ये नौबत आ गई कि सर, यानी अब हमारे मार्केट के अंदर खाद की जरूरत नहीं है, खाद की प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर दें। तो खाद की प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमें अमोनिया की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो अमोनिया को क्या करना है, अब कम लाना है। पहले हम ज्यादा बना रहे थे, अब कम लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों की स्पीड को रोकना पड़ेगा। और हम ये तो नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन रुक जा, अब नहीं बनानी है खाद तो ये रुक जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। हमें कुछ टर्म्स और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें इनमें से कुछ एक को देखना पड़ेगा, किसी एक के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके हम अमोनिया को रोक सकते हैं। तो हमें ये कारक अगर हमें पता होंगे तो हम इस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर ध्यान रखना, इन कारकों में सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, दोनों के लिए ही इनका अध्ययन किया जाता है कारकों का। ओके, तो देखना, पहला हम बात करें अभिकारकों की सांद्रता के बारे में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जस्ट कोई अभिक्रिया है हमारे सामने, A, B और ये C।
चलो मैं बता देता हूं, H2I2 और 2HL। ओके, अगर मुझे ये ज्यादा बढ़ाना है तो मुझे इनकी मात्रा भी क्या लेनी पड़ेगी, इनकी मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये केमिस्ट्री कह रही है, और केमिस्ट्री में कौन कह रहा है, ला शातेलिए। याद है, ला शातेलिए, ये हम नहीं कह रहे, ये ला शातेलिए कह रहा है। ला शातेलिए ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर उसके अगर उत्पाद की मात्रा को बढ़ाना है तो उसमें अभिकारक की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ला शातेलिए प्रिंसिपल है। ला शातेलिए सिद्धांत ये कहता है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो उससे अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से उत्पाद भी बढ़ता है, और जब उत्पाद और अभिकारक दोनों बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं हमारे लिए क्या हो रहा है, अभिक्रिया वेग बढ़ रहा है। ठीक है, तो ला शातेलिए ने क्या कहा था, ला शातेलिए ने कहा कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान, देखो वर्ड आ गया ना, ये सक्रिय द्रव्यमान मैंने बताया था, हम जिसको इस कोष्टक से प्रदर्शित कर रहे थे वो है सक्रिय द्रव्यमान। तो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान जितना ज्यादा, यानी अभिकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा, उतना अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ओके, तो ये वाली बात कही थी ला शातेलिए ने। इसलिए हम कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अभिक्रिया वेग, कह सकते हैं अभिक्रिया वेग। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, इनको लिखना है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से। दूसरा, अभिकारक व उत्पादों की प्रकृति। भाई ये क्या है, तो देखना अभिकारक और उत्पादों की प्रकृति कैसे होती है। देख, तो हमने जो भी अभिकारक लिया था वो अभिकारक और उत्पाद है कैसा। जैसे अगर हमने ए और बी और यहाँ पर सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कार्य प्रकृति पर है, अभी तक बना नहीं है, तो ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो हमने ये पाया कि ये सी कम बन रहा है। तो हमें पता चला कि शायद ए और बी हमने अपोजिट डायरेक्शन वाले लिए, अपोजिट नेचर वाले। अपोजिट नेचर का मतलब ये इसके साथ क्रिया ही नहीं करता, ये इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, इसकी प्रवृत्ति नहीं है, हम जबरदस्ती मिला रहे हैं तब जाके सी बन रहा है। तो हम कह देंगे इन दोनों की प्रकृति ही एक दूसरे से विपरीत है, दुश्मनी है एक दूसरे से, तो मिलने का तो कोई चांस ही पैदा नहीं होगा। और अगर हम जबरदस्ती मिलाएंगे तो ये बनने का तो सही, लेकिन कम मात्रा में बनेगा, तो उस समय कम मात्रा में बनेगा तो उत्पाद अगर कम बनता है तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि ये बन ही नहीं रहा, और बन ही नहीं रहा है तो उत्पाद कम होना ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ मिलने की प्रवृत्ति। जैसे एक एग्जांपल देता मैं, अपने कहीं नहीं जा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसकी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर NO2 बन जाता है। ठीक है, चलो इसको नाइट्रोजन को बता दें। ठीक है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बन जाता है, लेकिन कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराएं तो यहाँ पर ये हो रहा है। सर दोनों तो सेम ही है, लेकिन ये वाली अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है, ये वाली अभिक्रिया धीमी होती है। तो इसका मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीकरण किया, इसका ऑक्सीकरण किया तो वो धीमी गति से हुआ, यानी कि इन दोनों में कुछ कम बनती है। ठीक है, जबकि इन दोनों में अच्छी बन जाती है। उसने तीव्र गति से इसके साथ रिएक्शन की और तुरंत से फटाक से ये बना दिया। तो इसलिए हमने कहा दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ और अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा माध्यम की प्रकृति में। ओके, तो यहाँ पर अभिकारक उत्पादों की प्रवृत्ति समझ गए, जितनी अच्छी होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा ताप का। तो ताप कैसे, भाई ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ओके, ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनता है। देखना, हम कहते हैं कि एक कंटेनर हमने ले लिया
और इसके अंदर खूब सारे कंपोनेंट हैं, ए भी है और बी भी है। जैसे हमने कहा कि कोई रिएक्शन है ए और बी, ये सी बना रहा है, तो ये दोनों है। अब ये दोनों आराम से मस्त होकर घूम रहे हैं और इनको कोई टेंशन नहीं है कि हमें सी बनाना है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या है, हर काम की जल्दी रहती है कि भाई थोड़ा सा इसको जल्दी कर दे, हमें पबजी खेलना है, होता है ना। अरे भाई आप नहीं खेलते होंगे, हो सकता है कोई खेलता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें इन दोनों को मिलाने की जल्दी है, लेकिन ये धीरे धीरे मिल रहे हैं। तो हमने कहा, या हमारे किसी पड़ोसी ने कहा, ले ऐसा कर, थोड़ा सा इनको मजा चखा देते हैं। क्या कर दिया, यहाँ पर अपने टेम्परेचर लगा दिया, और भाई जिसके नीचे टेम्परेचर लगता है वहां तो फिर जल्दी होती है। तो जैसे ही इन दोनों को पता चला कि भी टेम्परेचर लग गया नीचे से, तो ये जिस स्पीड से काम कर रहे थे उनकी स्पीड ये बढ़ाकर या तो दुगुना कर देते हैं या 2.5 गुना कर देते हैं, और ज्यादा ही हो तो 3 गुना तक कर देते हैं। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर का खेल। होता है ना कभी कभी, किसी देखा होगा किसी तवे पर, अगर कोई तवा है इसके ऊपर वो पॉपकॉर्न होते हैं, पता है ये उछलते क्यों है? किसी तवे के ऊपर अगर जो पॉपकॉर्न रख दिया जाता है, वो देखते होंगे उछलते हैं, पता है क्यों उछलते हैं? नहीं पता है तो खुद बैठ के देख लेना, पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से इनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ने की वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो उत्पाद हमें ज्यादा प्राप्त होगा। तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक हो जाता है। कब? जब अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ाएं, ये भी ध्यान रखना। टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 10 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा नहीं, वरना ये भावुक हो जाते हैं। ओके, कैसे? तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। तो जब 2 से 3 गुना हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं ताप गुणांक। तो KT + 10, ठीक है, उसमें अगर हमें KT, तो यहां कह सकते हैं 2 से 2 to 3, ये होता है ताप गुणांक का फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक में 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसको हम ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ताप किसी किसी बुक के अंदर 2 से 2.5 गुना बता रखा है, और किसी के अंदर 2 से 3 गुना बता रखा है। हम मैक्सिमम मान लेते हैं 3 गुना से उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अभिक्रिया के लिए ये टेम्परेचर जो होता है वो उसका टेम्परेचर, उसका ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये हर एक अभिक्रिया के लिए फिक्स है, मैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर एक के लिए। जहां कहीं पर भी अभिक्रिया का वेग अगर हमें 2 से 3 गुना बढ़ाना है तो टेम्परेचर 2 यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ताप क्या होता है, अभिक्रिया वेग के समानुपाती। अभिक्रिया वेग बढ़ता है तो ताप भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्प्रेरक के बारे में, कैटेलिस्ट। और ये तो हमें पता ही है, सबको पता है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जाते हैं और हल्ला बोल के उसके अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं। वैसे उत्प्रेरक क्या होते हैं, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने का मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर यूज सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या हो सकती है भाई, वो रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, किंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हमें उनको उत्प्रेरक की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक, तो हमें पता है उत्प्रेरक क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, तो हम कह सकते हैं यहां पर यह अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। तो अभिक्रिया वेग उत्प्रेरक के समानुपाती कह सकते हैं। तो यहां पर भी क्या क्वेश्चन बनता है कि अभिक्रिया वेग को उत्प्रेरक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखना, यहां पर एक टर्म्स आएगी
कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में जो अणु होते हैं उस अणु की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है बच्चों, अभी इसी बात को सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है अभी हमें, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे चैप्टर के सबसे लास्ट में एक पूरा सेपरेट दिया हुआ, जहां पर मैं ये भी समझा दूंगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ओके, तो सक्रियण ऊर्जा के बारे में बस अभी इतना सा ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओके, इसको ध्यान में रखना। बस इसके अलावा अगर मैं अभी आगे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो हमें सेपरेट दिया हुआ तो सेपरेट ही पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इतना सा। ओके, मैं वापस फोकस कर रहा हूं, अभिकारक की अणु कौन से हैं, अभिकारक अणु की सक्रियण ऊर्जा में क्या करते हैं, कमी कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी भी ठोस के सतह का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर भी क्या होते हैं, ये अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करेंगे। देखना, हमारे पास में जब हमने एक चूल्हा सभी के घर के अंदर होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से होता है, इसके ऊपर हमने कुछ भी एक कंटेनर जो है वो रखा हुआ है, एक छोटी सी मटकी रखी हुई है, इसमें से कंटिन्यू जो हो रही है वो फ्लेम, आग जल रही है। तो अब हमारे पास हमें पता है कि इसके आग को बढ़ाना है, तो हमारे पास इसको क्या डालना पड़ेगा, इसके अंदर कोयला डालना पड़ेगा, चारकोल डालना पड़ेगा। यानी कोयला अगर डालते हैं तो कोयला दो तरह से, एक तो बड़े बड़े कोयले होते हैं, बड़े बड़े इतने से पत्थर जैसे, और एक हमारे पास होता है कोयले का बुरादा। ठीक है, बुरादा मतलब महीन पाउडर, ठीक है, बारीक चूर्ण, यूं कह सकते हैं बारीक चूर्ण, दो है। तो अब मन से सोचकर जवाब देना कि दोनों में से मैं यहां क्या डालूं ताकि ये फ्लेम बढ़ जाए, आग बढ़ जाए। ऑफ कोर्स हम क्या डालेंगे, ये बारीक चूर्ण डालेंगे। क्यों, क्योंकि चूर्ण जैसे ही जाएगा तो वहां पर चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। चूर्ण जो होता है वो कुछ इस प्रकार से, और ये अगर हम कहें ये टुकड़ा है कोयले, तो यहाँ पर जब वो जाएगा तो यहाँ इस जगह, इस जगह, इस जगह और इस जगह से ही क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। लेकिन इस चूर्ण के अंदर वो चारों ओर से क्रिया करने के अंदर क्या है, सामर्थ्य रखता है। चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। इसी वजह से पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका अधिक होगा उसके लिए अभिक्रिया वेग भी अधिक होगा, अभिक्रिया वेग भी अधिक होगा। ओके, तो हम इसके बारे में ध्यान रखना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो जहां कहीं पर भी हमें किसी अभिक्रिया को संपन्न करवाना है, उसके लिए हो सके तो उसके चूर्ण के रूप में उसका उपयोग करना चाहिए। ओके, चूर्ण के रूप में जितना हो सके चूर्ण ले लो, पाउडर ले लो, उसमें रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे अगर हमें पता है कि हमारे पास NaCl है, घर पे होता है, तो अगर वो इतना बड़ा होता है तो अगर हम उसको पानी में घोलते तो धीरे डिजोल्व होता है, और जबकि नमक जो पाउडर के फॉर्म में उसको मिला दो तो ज्यादा। घर पर चीनी होती है, चीनी के दाने जो होते हैं वो धीरे घुलते हैं, जबकि चीनी का पाउडर बना दो तो वो जल्दी घुल जाते हैं। तो इसका मतलब वहां पर स्पीड ज्यादा हो रही है अभिक्रिया के वेग का, क्योंकि पाउडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसी वजह से उसका अभिक्रिया वेग भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माध्यम की प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पर ये माध्यम की प्रकृति क्या है। ठीक है, माध्यम हमें पता है कि प्रत्येक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कुछ न कुछ एक माध्यम चाहिए। ठीक है, माध्यम कैसा है देखना, हमने कहा कि कोई भी अभिकारक अणु दो प्रकार के होते हैं, या तो अध्रुवीय होते हैं या क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, अभिकारक अणु दो प्रकार के हैं, ध्रुवीय या अध्रुवीय। हम ध्रुवीय यौगिक हमेशा अध्रुवीय के साथ ही रिएक्शन करेगा, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय के साथ ही अभिक्रिया करेगा, और ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय के साथ ही अभिक्रिया करेगा। तभी जाके ये अभिक्रिया जो होगी वो संपन्न हो पाएगी। संपन्न होने का मतलब फास्ट,
स्लो भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। अगर हम यूं करें कि हमने क्या किया कि अध्रुवीय के अंदर किसको मिला दिया, ध्रुवीय को, और ध्रुवीय के अंदर अध्रुवीय को मिला दिया, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। पहली बात तो अभिक्रिया नहीं होगी, और दूसरी बात अगर अभिक्रिया होती भी है तो उस अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया की स्पीड बहुत ही धीमी होगी। इसलिए अगर माध्यम हम दोनों का सेम रखें, यानी कि अध्रुवीय माध्यम और अध्रुवीय माध्यम रखें तो अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी, ध्रुवीय माध्यम रखें तो भी अभिक्रिया फास्ट होगी। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि दोनों के लिए माध्यम क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो माध्यम दोनों के लिए अगर सेम है, ये नियम भी है भाई, समान समान को गोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, समान समान को डिजोल्व करेगा, गोलेगा, ध्रुवीय तो ध्रुवीय में, अध्रुवीय तो अध्रुवीय में। इसीलिए जैसे अगर मैं बताता हूं, अगर हमें NaCl को घोलना है पानी के अंदर तो घुल जाता है, लेकिन जब मैं NaCl को पेट्रोल के अंदर घोलूं तो नहीं घुलेगा, इसके अंदर घुल जाता है, क्योंकि NaCl भी क्या है, ध्रुवीय है, और जल भी क्या है, ध्रुवीय है। पेट्रोल ये क्या है, अभी जस्ट हमने देखा ध्रुवीय है, और पेट्रोल क्या होता है, अध्रुवीय होता है, तो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो माध्यम क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोनों का समान होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने यही देखा, अभिकारक उत्पादक की प्रवृत्ति, अगर अभिकारक जो है वो ध्रुवीय प्रकृति के हैं और ये भी ध्रुवीय प्रकृति, ये भी ध्रुवीय प्रकृति के हैं, तो अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी। अब अगर अभिकारक जो है वो दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग धीमा हो जाएगा। मैंने कहा था इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव क्या होता है, वही लगभग टेम्परेचर, क्योंकि प्रत्येक विकिरण के अंदर क्या होता है, कुछ हीट, ताप होता है, और उसी ताप की वजह से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें कोई रेडिएशन चाहिए, तो हम कह सकते हैं विकिरण का प्रभाव भी क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अगर विकिरण बढ़ी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कैसे मैं समझाता हूँ, जैसे हमारे पास H2 है और Cl2 है, दोनों को रिएक्शन कराओ 2HCl बनेगा। कहाँ, चुपके से, अंधेरे कमरे के अंदर, ठीक है। लेकिन इसी को जब हम मिलाते हैं H2 और Cl2 यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरण होती है, पता है, अल्ट्रावायलेट। सूर्य के अंदर पराबैंगनी किरणें होती है, तो वो किरणें, पराबैंगनी विकिरण, वो विकिरण जैसे इसके ऊपर गिरेगी तो इसकी स्पीड, ये अभिक्रिया वेग को बढ़ा देगी, यानी कि ये तीव्र गति से होगी और ये हमें धीमी गति से होगी। यानी कि इस अभिक्रिया को लगभग 1 घंटा लग जाता है और इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जाती है। देखो कितना प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए अभिक्रिया की वेग डिपेंड करते हैं विकिरण के ऊपर। वही तो है ताप का, हमने भी ताप में ये कहा अभिक्रिया वेग को डायरेक्ट। तो विकिरण भी क्या करती है, टेम्परेचर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओके, तो ये हमारे लिए सातों फैक्टर है। ओके, तो सातों फैक्टर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में भी काम आते हैं, घटाने में भी काम आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसको प्रभावित करने वाले कारक थे। ओके, थैंक यू।